तो चलिए ये देख रहे हैं, ये आप नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है जहां पे फेलोपियन ट्यूब से आकर एग मिलता है कुछ इस तरह से। तो हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हैं, हम इन अलग अलग तरीके यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। जैसे पहला तरीका जो हम यूज करते हैं कि अगर हम स्पर्म को अंडाणु तक मिलने ही ना दे, मतलब ऐसी कोई हम लेयर आगे लगा दे या ऐसा कोई बैरियर खड़ा कर दे जिससे कि स्पर्म अंडाणु तक न जा सके। दूसरा मेथड जो यहाँ पे स्टार आपको बताए हुए हैं, ये एनिमेशन है इसलिए स्टार बताए हुए हैं, ऐसे कोई स्टार्स नहीं होते, लेकिन ये यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि अगर हम स्पर्म पे कोई ऐसी चीज डाल दें या ऐसी चीजों को लगा दे जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो इनएक्टिव हो जाए, जैसे कि ये यहाँ पे हो रहा है, देखो स्टार जैसी चीज रखते ही स्पर्म रोने लग गए, और या फिर हम अंडाणु को ही उसकी जिंदगी से गायब कर दें, जैसा कि ये देखो बेचारा मुंह बना रहा है क्योंकि अभी अभी इसका अंडाणु जो है वहां से मिसिंग हो गया। तो दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो हम स्पर्म में कुछ गड़बड़ गोला कर दे, ठीक है, या फिर हम अंडाणु को ही फेलोपियन ट्यूब से गायब कर दें, यानी उन्हीं को ना बनने दे, जिसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि स्पर्म या अंडाणु दोनों में से किसी एक को वहां से गायब कर दे, ठीक है, क्योंकि एनिमेशन है तो सारी एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते हैं, देखो नेचुरल मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, हम यहाँ पे यूज करेंगे केवल कौन से वाले जो नॉर्मल है, जिसमें सबसे पहला हमने ब्लॉक मेथड यूज किया था। ब्लॉक का मतलब कि स्पर्म और अंडाणु को मिलने ना देना, उसको बोलते हैं ब्लॉक करना, यानी कि बैरियर वाला। तो उसके हमारे पास क्या मेथड है, उसके हमारे पास एक तो कॉन्डम है और एक फीमेल कॉन्डम भी देखा था हमने, और एक ये वाला भी देखा था। ये है बच्चों जो हमने सर्वाइकल कप पढ़ा था, है ना, और एक हमने पढ़ा था जो सर्वाइकल कप के अलावा हमने एक डायफ्राम पढ़ा था। तो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम देखो कुछ ऐसा होता है, और इसको तो आप जानते ही हैं, ये मेल कॉन्डम है, ठीक है, ये मेल कॉन्डम है और ये डायफ्राम है, और ये वो सर्विक्स वाला एरिया है जहां पे डायफ्राम को लगाया जा रहा है। तो अभी देखिए डायफ्राम कैसे लगता है, और यहाँ पे नीचे भी रहता है इसका एक माउथ और एक ऊपर रहता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह है। तो हमने कहा था कि जो डायफ्राम है और सर्वाइकल कप है वो क्या नहीं कर पाते, वो जो है वो हमें एसटीडी यानी कि यौन संचालित रोगों से नहीं रोक पाते, जबकि कॉन्डम हमें, क्योंकि कॉन्डम पूरा कवर कर लेता है पेनिस को, तो वो फीमेल को भी किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता। तो वो कॉन्डम अगर फीमेल हो या मेल हो, दोनों की बात कर रहे हैं, फिर मेल कॉन्डम हो या फीमेल कॉन्डम हो, वो तो हमें एसटीडी से बचाता है, लेकिन सर्वाइकल कप है या फिर डायफ्राम है वो हमें एसटीडी से नहीं बचाते, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो ये हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, जैसे देखो ये कॉन्डम है, ये कॉन्डम का, तो ये स्पर्म जो है यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। मेनली स्पर्म से हमारा मतलब आप समझ गए होंगे सीमन से है, ठीक है, बार बार हम वो वर्ड सीमन यूज नहीं करें, लेकिन हमें समझना होगा कि स्पर्म इन द सेंस की स्पर्म अकेले तो जा नहीं रहे, सीमन है साथ में। तो देखो यहाँ पे इसने सीमन को रोक लिया है, तो सारे स्पर्म रुक गए हैं, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये गर्भाशय ग्रीवा है, यानी कि फीमेल का वेजाइनल पोर्शन है, जिसपे यहाँ पे आके जो है कॉन्डम लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे। उसके बाद दूसरा हम जो मेथड है, ये सारे हमने पढ़े थे, वर्ड्स पढ़ा था, ये देखो ये डायफ्राम है, ठीक है, सर्वाइकल कप, और ऐसे कुछ पैड भी होते हैं जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में तो नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे आप देख लीजिए कि ये कुछ ऐसे पैड, जैसे इनको भी इसी तरह लगाया जाता है जैसे कि ये सर्वाइकल कप को लगाया जा रहा है, तो ये भी यूज करते हैं। ये देखो ये गर्भाशय ग्रीवा पर ऐसे पहन लिया जाता है फीमेल के द्वारा, ये देखो ये इसकी सर्विक्स है, ये वेजाइना है जो आपको पिंक कलर की लग रही है, तो वेजाइना के थोड़ा सा अंदर डाल के सर्विक्स के माउथ पे पहन लिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ जगह खाली है जहां से बैक्टीरिया या वायरस जाने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसको हम सेफ जोन में नहीं गिनते, मतलब एसटीडी के नजरिए से सेफ जोन में नहीं गिनते, न ही ये उतने कारगर है जितना कि फीमेल कॉन्डम या मेल कॉन्डम है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दे रखा है। आगे अगर हम बढ़े, दूसरा प्रोसेस जो हमने कहा था कि इनको क्या करना पड़ता है, स्पर्मिसाइडल्स के साथ भी यूज करना पड़ता है। हमने कहा था जेली या कुछ यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये इतने इफेक्टिव नहीं है। कॉन्डम की बात नहीं कर रही मैं, सर्वाइकल कप और जो हमारा वॉल्स है या डायफ्राम है, उनमें हमने कहा था कि स्पर्मिसाइड्स या जेली जैसी चीजें भी लगानी पड़ती है, तब जाके वो सही होते हैं। दूसरा है डिसेबल, दूसरा मेथड जिसको हम इंग्लिश में डिसेबल कह रहे हैं, लेकिन हमने जो हमारे एनसीईआरटी में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि शुक्राणु को ही क्या कर देना, इनएक्टिव कर देना, या किसी तरह से शुक्राणु को ऐसा कर देना कि वो अपना काम ना कर पाए। जैसे देखो ये स्टार्स इस पे लगा दिए, कुछ लगा दिया जिससे जो शुक्राणु है वो मर गया बेचारा। तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जैसे इंजेक्शन है या कोई ट्यूब है जो हमने जेली पढ़ी थी, या पिल्स हम यूज कर सकते हैं, या स्ट्रिप्स भी होती है। अब ये स्ट्रिप्स के बारे में भी एनसीईआरटी ने नहीं बताया, जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बताइए वो भी होती है। वो भी कुछ नहीं, जैसे हम क्रीम लगा रहे हैं वेजाइनल एरिया में, वैसे हम एक पतली सी स्ट्रिप आती है, पेपर जैसी आती है, जो अंदर जाके गल जाती है, तो वो भी वही काम करेगी जो क्रीम काम कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा देंगे या फिर कुछ छोड़ देंगे। देखो ये वो स्पर्मिसाइडल क्रीम है जो हम सर्वाइकल कप पे लगा के फिर वेजाइना पे लगा रहे हैं। उसके बाद या तो हम क्या करें, तीसरा मेथड जो हम यूज करते हैं, मतलब इसके हिसाब से तीसरा नहीं, यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं दे रखा है, लेकिन सप्रेस में हमने क्या किया था, सप्रेस वाले तीसरे मेथड में हमने ये यूज किया था कि कैसे हम इम्प्लांट या अंतराओं की सहायता से या फिर पिल्स की सहायता से या फिर एमटीपी तो खैर हम बाद में करवाते हैं अगर प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको अगर नहीं भी गिने तो इमरजेंसी पिल्स की जब हमने बात की थी जो 72 आवर्स में ली जाती है, उनकी बात कर रहे हैं कि हम सप्रेस कर रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जो चीजें की जा रही है। तो उसमें क्या था, उसमें हमने देखा जैसे ये एग बन रहा है, ठीक है, तो ये स्पर्म यहाँ पे आता है, ये फेलोपियन ट्यूब में है ना, लेकिन यहाँ पे इसको एग ही नहीं मिला।
अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये काम हम पिल्स की मदद से, यानी जो गोलियां हमने पढ़ी थी, मुखी ओरल की बात की थी, है ना, उसमें हमने बात किया था, वो प्रोजेस्टेरोन वाली भी हो सकती है, एस्ट्रोजन वाली भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रिप्स भी आती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये कुछ नहीं, पतली सी स्ट्रिप आती है भाई, पेपर लाइक, जिसको या तो आप मुंह में डालें, वो जो स्ट्रिप हमने पढ़ी थी वो वेजाइना में डाली जाती है, ये ओरल वाली है। इनको आप मुख में डालते हैं, मतलब टैबलेट है, टैबलेट को आपने पेपर की, जैसे च्युइंगम आती थी ना पहले, पहले तो च्युइंगम आती थी बड़ी, आजकल च्युइंगम आ गई है पेपर वाली, मुंह में रखो गल जाती है, तो वैसे ये गोली का ही एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम स्ट्रिप्स बोलते हैं। तो स्ट्रिप्स यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई अदर मेथड। ये देखो, इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक दो हार्मोन डाले जाते हैं। अभी भी अगर आपको क्लियरिटी नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल के लिए अच्छे हार्मोन है, लेकिन अगर हम इन्हें बाहर से लेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या नुकसान पहुंचाते हैं ये भी क्लास में बताया था कि एस्ट्रोजन तो क्या करता है, अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है ना, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, श्लेष्मा बढ़ा देता है वेजाइना में, ताकि स्पर्म जो है वो गति नहीं कर सके और वहीं के वहीं रह जाए। प्लस गर्भाशय भित्ति को बनने नहीं देता, जो कि उसका काम है, लेकिन उससे उल्टा काम करता है वो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, अब ये स्पर्म आ रहा है, लेकिन वहां पे एग है ही नहीं, क्योंकि एग को बाहर निकलने ही नहीं दिया एस्ट्रोजन ने, या फिर स्पर्म जो है वो गति नहीं कर पा रहा है। ये देखो, यहाँ जाके रुक गया, रो रहा है बेचारा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ने यहाँ पे श्लेष्मा भर दिया है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पड़ा। ऐसे ही कॉपर टी लगाई जाती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ये देखो, ये कॉपर टी इंजेक्ट कर देते हैं, अंदर जाके खुल जाती है। अब ये सिंपल वाली भी हो सकती है, या फिर इस पे क्या हो सकता है, कॉपर की वायरिंग लगी हो सकती है। कॉपर क्या करेगा, सेम प्रोसेस, सेम काम, कि ये स्पर्म की गति को रोकेगा, स्पर्म को निष्क्रिय कर देगा, ठीक है। और कॉन्डम हमने देखा, पिल्स हमने देखी, इंजेक्शन की फॉर्म में भी दिया जाता है, जो आपको बताया था कि बहुत सारे इंजेक्शन है, जैसे कि नॉर प्लांट के बारे में भी बताया था, अगर हम अंतरूप की बात करें, लेवेनोगेस्टिन के भी इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। और डेपोप्रोवीन के बारे में भी आपको बताया था, क्लास में लिखा था हमने, आप चाहे तो वहां से और एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, कि कारगर क्या है। तो आपको बताया था मैंने, 99% कहा था, मुझे पता है क्लास के अंदर, लेकिन इस एनिमेशन में 98% दे रखा है कि कॉन्डम जो है वो इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है, कि वो आपको प्रेगनेंसी से रोकेंगे, ठीक है। आजकल सबसे पॉपुलर है। लेकिन मैंने आपसे कहा था उसमें भी 1%, यहाँ पे 98% सक्सेस दे रखी है, 2% जो है उसकी कमी ये दे रखी है, जो मैंने आपको बताया था कि कई बार अगर कॉन्डम जो है वो फट जाता है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, वो भी तब जब एग उस टाइम वहां पे हो, जरूरी नहीं है फटा है तो प्रेगनेंसी होगी, है ना, वहां पे एग भी होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन है। तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 98% इसके अनुसार, और मैंने आपको जो क्लास में बताई थी 99 बताई थी, कि कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती है। तो दूसरा, यहाँ पे देखो, ये अगर इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं कॉन्डम को, तो उसमें से 2 प्रेगनेंसी के चांसेस है, मतलब वही 2% के हिसाब से हो गया। इसी तरह बाकी जो चीजें हैं उसकी 82%, पिल्स जो है वो 82% तक हमें सक्सेसफुली ये वादा करती है। कई बार ये भी फेल हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था एमटीपी यूज करते हैं हम, यानी मेडिकल टर्मिनेशन, कब, जब आप गर्भ निरोधक युक्तियां यूज कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो गई है। तो पिल्स भी देखो, वैसे तो सक्सेसफुली है, लेकिन 82%, इसमें भी मतलब चांसेस है कि कई बार पिल्स ने काम नहीं किया, गोलियों ने काम नहीं किया, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, एक डाटा बता रहे हैं कि किसकी क्या क्या सक्सेसफुल है। और स्पर्मिसाइडल क्रीम, वो जो हम क्रीम की बातें कर रहे थे, जेली लगाओ या क्रीम लगाओ, है ना, जैसे हमने एक पढ़ी थी, नोनोक्सिनोल पढ़ी थी, आपको बताई थी रासायनिक पदार्थ में। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम 85%, तो मतलब इसमें भी देखो चांसेस तो है प्रेगनेंसी के। सबसे अच्छा अभी तक हमने जो पढ़ा वो कॉन्डम पढ़ा, और सबसे सक्सेसफुल जो हम पढ़ते हैं वो सर्जरी पढ़ते हैं। सर्जरी में भाई हम बोलते हैं 100% सिक्योरिटी होती है। कॉपर टी में हमें 5 साल, वही थोड़ा सा 4-5 साल के बाद उसकी जो है रेट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इफेक्ट कम हो जाएगा वहां। इसके बारे में उसमें कुछ नहीं दे रखा है वैसे। तो स्पर्मिसाइडल 85% दे रखी है, 71% जो है बाकी चीजों की। और इससे हमें यहाँ पे ये भी बताया है कि कुछ हमें साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जो हमने बात की थी, जैसे सर दर्द होता है या वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये भी हमें साइड इफेक्ट भी ध्यान रखने हैं कि इनके क्या साइड इफेक्ट है। हो सकता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई गड़बड़ी हो, तो ये सारे साइड इफेक्ट भी हमने पढ़े थे। तो ये था हमारा दूसरा। यहाँ पे क्या है, आपको जब भी ये चीजें लेनी है डॉक्टर की सलाह से ले। देखो, कंडम तो डॉक्टर की सलाह से नहीं लेंगे, वो उसका कोई दिक्कत नहीं। खाने वाली चीजें जो आप ले रहे हो, कोई क्रीम लगा रहे हो, जेली लगा रहे हो स्पर्मिसाइडल, या आप कोई गोली ले रहे हो, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये हमेशा कहा जाता है अगर आप इस साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं। तो ये थे कॉन्ट्रासेप्शंस। अब मैं आपको आईवीएफ टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आईवीएफ टेक्निक के बारे में, कि आईवीएफ टेक्निक कैसे होती है। तो एक एक स्टेप से समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ही हम आईवीएफ नहीं करते, हम तो कर ही नहीं कर सकते, खैर डॉक्टर करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था उसके लिए बहुत ही ज्यादा
स्टडी की जरूरत होती है जिस पे भी आप आईवीएफ करना चाहते हैं। आपको मैन यानी कि जो भी वहां पे मैन है, आदमी है, उसके सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, सीमन का टेस्ट करना पड़ेगा, स्पर्म काउंट करना पड़ेगा, वो हमने क्लास में भी देखा था। फीमेल का भी आपको पूरा सोनोग्राफी वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सोनोग्राफी टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आ रहा है, कौन से दिन एग एवोल्यूट हो रहा है यानी अंडोत्सर्ग हो रहा है, पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, सारा मतलब 2-3 महीने की स्टडी के बाद आईवीएफ की जाती है। ऐसा नहीं कल आया आज आईवीएफ कर दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सब कुछ हमें स्टडी से टाइम ध्यान में रखता है, क्योंकि आपको पता है ये सब बाय चांस होता है। उसी टाइम पे एग आना चाहिए, उसी टाइम पे स्पर्म आना चाहिए, तब हम ये कर पाएंगे। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि स्पर्म कई बार हम पहले कलेक्ट कर देते हैं लेकिन एग नहीं निकला मान लो ओवरी से, तो फिर हम वो एआई मेथड यूज करते हैं, यानी कि उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पे, तो वो वाले मेथड भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो एक साथ भी यूज होती है। जैसे यहाँ पे आप 2 मेथड यूज करेंगे, एक आईसीएसआई भी यूज करेंगे, जिसमें हमने कहा था कि कृत्रिम रूप से जो है शुक्राणु को सेल के अंदर जो है, अंडाणु की जो सेल है उसके अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो वो दोनों मेथड यूज कर रहे हैं हम आईवीएफ में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फीमेल है उसका ये देख रहे हैं, ये ओवरी की सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर है। यहाँ से सबसे पहले हम फॉलिकल निकालेंगे। फॉलिकल क्यों निकाल रहे हैं भाई, फॉलिकल के अंदर ही अंडा है, तो यहाँ से जो है फॉलिकल निकाले जा रहे हैं। देखिए अभी एक इंजेक्शन एंटर होगा, ये ओवरी है और यहाँ पर इस जगह पर देखो ये इंजेक्शन आ रहा है अंदर, ये वाला, तो ये ओवरी कुछ फॉलिकल्स निकालेगा। अच्छा, एक और बात जो हमें एनसीईआरटी ने नहीं बताई है वो हमें ध्यान रखनी है कि एक साथ बहुत सारे अंडे निकाले जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम एक साथ बहुत सारे अंडे कैसे निकालेंगे, अंडा तो एक बार में एक ही बनता है। तो इसके लिए फीमेल को पहले प्रोजेस्टेरोन या ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं एलएच प्रोजेस्टेरोन वाले, जिससे वो एक से अधिक अंडे एक बार में बनाने लगती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बनता है, लेकिन अगर हम हार्मोन्स दे इनको कुछ जैसे मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन वाले, एस्ट्रोजन वाले, तो एक से ज्यादा अंडे भी बन सकते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत ही डेंजरस होता है, उसका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी दी जाती है, और ये हम आगे एनिमल जब पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी सुपर ओव्यूलेशन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमने क्या किया, फॉलिकल का फ्लूइड निकाल रहे हैं, मतलब लिक्विड निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये लिक्विड निकाल के हम उसको देखो 37 डिग्री टेम्परेचर पे उसको मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कुछ इतना होता है, तो हमें उसके हिसाब से अंडाणुओं को जब तक हम स्पर्म इसके अंदर ना मिला दे और जब तक हम ये देख नहीं ले कि हमारे जो एग हैं वो सही कंडीशन में है या नहीं। आपको पता है जब एग स्पर्म से निषेचित होता है तो वो द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड फेज में होना चाहिए। मान लो ये सेकंड फेज में है ही नहीं, है ना, तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारा अंडा परिपक्व है या नहीं। तो वो देखते हैं, तो पहले तो इसको भाई टेम्परेचर मेंटेन करके टेस्ट ट्यूब में डाल रखा है। अब यहाँ पे देखो वो फ्लूइड डाल रहे हैं, फॉलिकल वाला जो हमने ओवरी से निकाला है, तो वो धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। ये देखो ये फ्लूइड डाल दिया, इसमें अभी अंडे हैं, तो हमें यहाँ से अंडे निकालने हैं। अभी तो हमने सिर्फ फ्लूइड निकाला है, लिक्विड निकाला है अंदर से। अब हम फॉलिकल जो है हमारे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, अलग अलग स्टेजेस में होंगे सब, तो हमें तो वही कौन सा चाहिए, हमें ग्राफियन फॉलिकल चाहिए जहाँ पे परिपक्व अंडाणु हो। तो देखो ये टेस्ट पेट्री डिश में डालेंगे, फिर इसको थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड से और माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि अंडे की क्या संरचना है, क्या हालात है, वो देखेंगे, अभी बताएंगे आपको। इसके बाद ये निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है धब्बा सा, ये वाला, ये एग है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे फॉलिकल हैं सबको ये ले रहा है। ये एक बड़ा फॉलिकल है जिसमें बीच में आपको अंडा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ओव्यूलेशन या फॉलिकल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अब ये सारे अंडे यहाँ से ले लेंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, इनको कॉम्युलस भी बोलते हैं। ये सारे एग यहाँ से ले लिए हमने। अब इसमें से हमारा बेस्ट एग सेलेक्ट करना है। इतने सारे एग में, सारे में तो फटे, हमें 10-12 बच्चे थोड़ी ना पैदा करने, हमें तो एक करना है। तो भाई देखो ये एग है, देखो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट डॉट, ये एग लिए यहाँ से। ये सारे एग है, कितने हैं देखो 6 दिख रहे हैं आपको, 6 एग है। इन सबकी संरचना देखेंगे कि इसमें से हमारे काम का एग कौन सा है। जरूरी नहीं है कि सारे एग हमारे काम के हो, तो अच्छे वाले एग यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। अब क्या करना है, अब हमें स्पर्म को अंदर इसके डालना है ना। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम इसमें, ICSI, जो अभी नाम भी आया था, यानी कि क्या कर रहे हैं, शुक्राणु को जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक शुक्राणु को लेके सीधा अंडाणु के अंदर डालेंगे हम। ठीक है, वेजाइना में नहीं डाल रहे क्योंकि हम तो टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ICSI, लेकिन उसके पहले हमें शुक्राणु को भी लेके आना पड़ेगा। अंडाणु तो सेलेक्ट कर लिया हमने, है ना। अब शुक्राणु को सेलेक्ट करेंगे, तो शुक्राणु देखो ये रहे, इसमें से एक शुक्राणु को देख लेंगे, वो भी अच्छा का, मतलब वो आपको देखना पड़ेगा, वो सारे साइंटिस्ट देखते हैं कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। अब देखो ये डाल रहे हैं, ये अंडा है बच्चों, इसमें देखो शुक्राणु डाला जा रहा है, एक ही डालना है हमें क्योंकि एक से ही निषेचन कराना है। ये रहा शुक्राणु, ये देखो ये अंदर की तरफ ये डाल दिया। इसी को हम कौन सा मेथड कहते हैं, ICSI मेथड कह रहे हैं। ठीक है, जहां पे एक ही शुक्राणु को अंडाणु के साइटोप्लाज्म के अंदर डाला जा रहा है। अब मेन हमारा फर्टिलाइजेशन, कि अब हमने शुक्राणु तो डाल दिया भाई, आगे फर्टिलाइजेशन हुआ या रिजेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ जाइगोट बनता हुआ दिखेगा, बहुत सारे अंडे में डाला हमने,
ठीक है, क्योंकि हमें एक से ज्यादा के लिए करना पड़ेगा। एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु डालेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा अच्छे अंडे हैं तो एक से ज्यादा में हम जाइगोट बनाएंगे। फिर उस जाइगोट में से हम परफेक्ट जाइगोट कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जाइगोट आपको दिख रहे हैं, लेकिन सब में एक जैसा विभाजन नहीं हो रहा है, मतलब मोरूला ब्लास्टुला स्टेज सही पे बन रही है नहीं बन रही है, वो सारा भी आपको यहाँ पे देखना पड़ता है आपको, मतलब वो जो आईवीएफ टेक्निक कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को। तो देखो ये सभी है, सब में जो है ये सेकेंड उस साइड बन गई है, और थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, ये देखो ये सब में डिवीजन हुआ, ये सब में विदलन हो गया, मोरूला ब्लास्टुला स्टेज बन गई है, लेकिन ये सब हमारे काम के नहीं है। इसमें से परफेक्ट कौन सा है, ये देखो ग्रेड ए ऐसे लिखा हुआ है। ग्रेड ए का मतलब ये सबसे अच्छा है, इसमें विभाजन अच्छे से हो रहा है, मतलब ये भ्रूण अच्छा बनेगा। जबकि ये देखो ग्रेड बी का है, इसमें और इसमें कोई अंतर होगा हम अज्ञानियों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे तो इसकी सेल्स में और इसकी सेल्स में देखो गड़बड़ है ना, यहाँ पे सेल्स प्रॉपर्ली नहीं बनी है, इसमें भी देखो प्रॉपर्ली नहीं बनी, नीचे वाला जो थर्ड वाला है उसमें भी कुछ नहीं बनी। तो सबसे अच्छा जाइगोट कौन सा है, ये वाला। इसको हम जो है कहाँ डालेंगे, फीमेल की जो यूट्रस है वहां डालेंगे, क्योंकि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन बाहर करवाते हैं, लेकिन ह्यूमनस जाइगोट को तो कहाँ डालना है, यूट्रस के अंदर या फेलोपियन के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, 8 कोशिकीय अवस्था होगी तो फेलोपियन में डालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। और अगर 8 से ज्यादा है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, और वैसे हम ये भी कह सकते हैं 32 कोशिकाओं तक। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी वाली भी और एक जो क्वेश्चन आया उस हिसाब से भी। तो 8 वाली होगी तो जिफ्ट कहेंगे, और अगर 32 कोशिका या 8 से ज्यादा वाली को अगर हम यूट्रस में डाल रहे हैं तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, आईयूटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उन्हीं को आईयूटी वगैरह समझ में आ रही होगी। ये देखो ये आपको दिख रही है लाइनिंग, ये कौन सी स्टेज है, ये देखो ये हमने ट्रोफोब्लास्ट स्टेज में पढ़ा था। ब्लास्टुला की कोशिकाएं जो होती हैं वो किनारे पे चली जाती हैं और ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो ये खराब है, क्योंकि तो हम ट्रोफोब्लास्ट वाली एज तक और देख रहे हैं इसको कि हम 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन में मैंने आपको बोला था ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगा। तो अब इसको और थोड़ा सा स्टडी करके हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे यूट्रस। ब्लास्टुला बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट लिखा हुआ है। ये देखो ये रही इनर सेल मास, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला पोर्शन, ये वो है अंतः कोशिकीय समूह, इसी से भ्रूण बनेगा, और ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट है। बस इससे ज्यादा हम इसको रख नहीं सकते, 8 कोशिकीय अवस्था तक रख सकते हैं या 32 तक रख सकते हैं। उसके बाद तो हमें इसको फीमेल की बॉडी में डालना ही पड़ेगा, है ना, इम्प्लांटेशन के लिए। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि ईटी जिसको हमने कहा, तो ये एम्ब्रियो है, देखो अब यहाँ से इसको लेंगे इंजेक्शन के थ्रू, और इसको कहाँ डाल देंगे, यूट्रस में। ये देखो ये इंजेक्शन आपको लग रहा होगा, पर ये नॉर्मल इंजेक्शन जैसा नहीं है, बहुत ही थिन होते हैं ये, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे, सोनोग्राफी के अंदर दिखे वैसे, हमारे जो नॉर्मल लगते हैं वैसे इंजेक्शन नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये अभी ये थोड़ा सर्कल करके बता देगा, ये एम्ब्रियो है, इसको डालना है हमें यूट्रस के अंदर। ये देखो विजिबल ऑन अ कैथरेटर, ये जो ट्यूब होती है इसको कैथरेटर बोलते हैं, जिसको मैं इंजेक्शन बोल रही हूँ क्योंकि आपको कैथरेटर नहीं पता। ये देखो ये कुछ ऐसा होता है पतला सा, यहाँ पे है ब्लास्टोसिस्ट, और अब देखो यूट्रस में कैथरेटर को डालेंगे और वहां पे इम्प्लांट कर देंगे। ये देखो यहाँ डाला जा रहा है, ये एरो बता रहा है, जो उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करते जा रहे हैं ताकि सही जगह पे डाला जाए। ठीक है, गलत जगह पे एम्ब्रियो चला गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। बस ये हमारा क्या है, आईवीएफ मेथड है। नहीं, ठीक है बच्चों, तो आपने देखा एनिमेशन के थ्रू आईवीएफ मेथड क्या होता है, लेकिन जो बच्चे चैप्टर पढ़े हुए हैं उन्हीं को मेरे हिसाब से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ा है और फिर इसको देख रहे हैं तो पहले आपको चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टर्म्स बोली है जो हमने चैप्टर में पढ़ी है। तो इसी के साथ आज का ये एनिमेशन वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर कभी किसी और सब्जेक्ट या टॉपिक